नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान विश्वकर्मा सम्मान योजना पर उन्होंने बात की है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। नमस्कार सर, परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे लिए अति गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान कार्यक्रम की चर्चा के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए हम सभी आपका स्वागत और धन्यवाद करते हैं। साथ ही मैं माननीय मंत्री एमएसएमई श्री नारायण राणे जी, माननीय राज्य मंत्री एमएसएमई श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी तथा माननीय राज्य मंत्री टेक्सटाइल्स श्रीमती दर्शना जरदोश जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच इस वेबिनार में वर्चुअल माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय तथा टेक्सटाइल मंत्रालय के कुल करीब 640 क्षेत्रीय कार्यालयों से अनेक प्रतिभागी और विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न संस्थाओं और देश भर की करीब 280 औद्योगिक संघों से उद्यमी सदस्यगण भी शामिल हैं। इनके अलावा वेब लिंक के जरिए भी भारी संख्या में एमएसएमई कुटीर उद्यमियों आदि जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वेबिनार से पूर्व संभावित लाभार्थियों सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के 10 से अधिक सत्र किए गए। आज का यह वेबिनार सभी स्टेक होल्डर्स के संवाद और सुझाव को लेकर एक सफल कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में सहायक साबित होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी को यहाँ उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अपना मार्गदर्शन और आशीर्वचन देने का आग्रह करता हूँ। सर। नमस्कार जी। पिछले कई दिनों से बजट के बाद वेबिनार का एक सिलसिला चल रहा है। पिछले 3 साल से बजट के बाद बजट को लेकर के स्टेक होल्डर से बात करने की एक परंपरा हमने शुरू की है और जो बजट आया है उसको हम जल्दी से जल्दी बहुत ही फोकस वे में कैसे लागू करें। स्टेक होल्डर्स उसके लिए क्या सुझाव देते हैं, उनके सुझावों पर सरकार कैसे अमल करे, यानी एक बहुत ही उत्तम तरीके का मंथन चला है। और मुझे खुशी है कि सभी एसोसिएशंस, व्यापार और उद्योग से जुड़े हुए बजट का जिनके साथ सीधा संबंध है, चाहे वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, आदिवासी हो, हमारे दलित भाई बहन हो, सभी स्टेक होल्डर्स और हजारों की तादाद में और पूरा दिन भर बैठे, बहुत ही उत्तम सुझाव निकले हैं। सरकार को भी उपयोग में आए ऐसे सुझाव आए हैं और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि इस बार बजट के वेबिनार में बजट में ये होता, वो न होता, ये होता, ऐसी कोई चर्चा करने के बजाय सभी स्टेक होल्डर्स ने इस बजट को कैसे सर्वाधिक उपकारक बनाया जाए, इसके क्या रास्ते हो सकते हैं, इसकी सटीक चर्चा की है। ये हमारे लिए लोकतंत्र का एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय है। जो चर्चा संसद में होती है, जो चर्चा सांसद करते हैं, वैसे ही गहन विचार जनता जनार्दन से भी मिलना अपने आप में बहुत ही उपकारक ये एक्सरसाइज है। आज बजट का ये वेबिनार भारत के करोड़ों लोगों के हुनर, उनके कौशल को समर्पित है।
बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, और उसको अगर सरल भाषा में कहना है तो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये इसी सोच का नतीजा है। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा योजना के ऐलान से आमतौर पर व्यापक चर्चा हुई है, अखबारों का भी ध्यान गया है, जो अर्थवेत्ता हैं उनका भी ध्यान गया है, और इसलिए इस योजना की घोषणा ही एक आकर्षण का केंद्र बन गई है। अब इस योजना की आवश्यकता क्या रही? क्यों इसका नाम विश्वकर्मा ही रखा गया? कैसे आप सभी स्टेक होल्डर्स इस योजना की सफलता के लिए बहुत ही अहम है। इन सभी विषयों पर कुछ बातें मैं भी करूंगा और कुछ बातें आप लोग चर्चा से मंथन करके निकालेंगे। साथियों, हमारी मान्यताओं में भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के नियंता और निर्माता माने जाते हैं। उन्हें सबसे बड़ा शिल्पकार कहा जाता है, और जो विश्वकर्मा की मूर्ति के लोगों ने कल्पना की, उनके हाथों में सारे अलग अलग औजार हैं। हमारे समाज में अपने हाथ से कुछ ना कुछ सृजन करने वाले, और वो भी औजार की मदद से करने वाले, उन लोगों की एक समृद्ध परंपरा रही है। जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में काम करते हैं उनकी तरफ तो ध्यान गया है, लेकिन हमारे लुहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, कारीगर, राजमिस्त्री अनेकों हैं जो सदियों से अपनी विशिष्ट सेवाओं की वजह से समाज का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इन वर्गों ने बदलती हुई आर्थिक जरूरतों के मुताबिक समय समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर जाने वाले हैं। कर्नाटक चुनाव नजदीक है और इसी के चलते बीजेपी पूरी ताकत यहां झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर जाएंगे और करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएमओ के मुताबिक रविवार दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी मांड्या में प्रमुख सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद लगभग 3:15 बजे वो हुबली धारवाड़ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस साल पीएम मोदी का कर्नाटक का ये 6वां दौरा है। कर्नाटक में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएमओ ने कहा कि देश भर में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की तीव्र गति प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का प्रमाण है। इस प्रयास में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना में NH 275 के बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूर खंड को 6 लेन का बनाना शामिल है। 118 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इससे बेंगलुरु और मैसूर के बीच यात्रा का समय लगभग 3 घंटे से घटकर लगभग 75 मिनट हो जाएगा। इससे पहले पीएम मोदी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। इसमें 4 रेल ओवरब्रिज और 9 ब्रिज, 40 छोटे पुल और 79 अंडरपास हैं। पीएम मोदी ने परियोजनाओं के बारे में कहा कि महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्लानिंग है जो कर्नाटक के विकास पथ में भी योगदान देगी। पीएम मोदी मैसूर खुशहाल नगर 4 लेन हाईवे की आधारशिला भी रखने वाली हैं।
देश में H3N2 का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस इन्फ्लुएंजा से हरियाणा और कर्नाटक के साथ साथ कई राज्य प्रभावित हो रहे हैं। हरियाणा कर्नाटक में H3N2 वायरस से पहली 2 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और आश्वासन दिया है कि हालातों की तुरंत बारीकी से निगरानी की जा रही है। इस वायरस के प्रकोप को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 2 से 3 महीनों में इन्फ्लुएंजा टाइप ए के सब टाइप H3N2 के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। मौसमी इन्फ्लुएंजा एक तेज सांस का संक्रमण है जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, जो दुनिया के सभी हिस्सों को प्रभावित करता है। देश में मौजूदा सांस की बीमारी की प्रमुख वजह है H3N2 है। भारत में इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी विक्टोरिया का पता चला है। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 9 मार्च तक H3N2 सहित इन्फ्लुएंजा के तरह तरह की सब टाइप कुल 3038 मामलों की पुष्टि की गई है। इसमें जनवरी में 1245 मामले, फरवरी में 1307 और मार्च में 486 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में इस वायरस की वजह से 2 मौतें होने की पुष्टि की है। मंत्रालय ने इस मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले मार्च के अंत तक कम होने की उम्मीद जताई है। तो गुजरात विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के विरोध में ये प्रस्ताव पारित किया गया है। बीजेपी के एक विधायक ने इसको सदन में रखा था। गुजरात विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राज्य में 2002 में हुए दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले बीबीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, विकास के साधन को हथियार बना लिया और देश विरोधी तत्वों को करारा जवाब दिया। जबकि बीबीसी उनकी छवि को खराब करने के लिए जानबूझकर ऐसे काम कर रहा है। बीबीसी ने इस साल जनवरी में इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की थी, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों को दिखाया गया है। इस फिल्म के बाद एक विवाद पैदा हुआ। विदेश मंत्रालय ने इसे प्रचार का हिस्सा करार दिया था और कहा था कि औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। तो गुजरात विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वो राज्य में 2002 में हुए दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर पीएम मोदी की छवि और लोकप्रियता को धूमिल करने वाले ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। बीजेपी के विधायक विपुल पटेल ने सदन में कहा कि बीबीसी के 2 हिस्से वाली डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में 2002 की घटनाओं को गलत तरीके से पेश करते हुए विश्व स्तर पर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगों के कुछ पहलुओं की पड़ताल करने का दावा किया गया। उन दंगों के समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के कुछ ही समय बाद भारत में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पटेल ने भाजपा विधायक मनीषा वकील, अमित ठाकेर, धवल सिंह जाला और मंत्री हर्ष संघवी के समर्थन से ये प्रस्ताव पेश किया था। गुजरात विधानसभा के कांग्रेस विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया था, लिहाजा उनकी अनुपस्थिति में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लगातार लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको ये भी बता दें कि इस मामले में ईडी ने लालू यादव के करीबियों से, रिश्तेदारों से पूछताछ की, उनके घर पर छापेमारी की है। ये रेड दिल्ली, एनसीआर, बिहार और मुंबई स्थित कई ठिकानों पर चल रही है। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय की टीम दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंची। सुबह करीब 8:30 बजे ईडी की टीम 2 गाड़ियों में तेजस्वी के आवास पर पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव अभी इसी घर में मौजूद हैं। इधर गाजियाबाद में ईडी का
जो है टीम सपा नेता जितेंद्र यादव के यहाँ पे भी पहुंच चुकी है। जितेंद्र लालू यादव के समधी हैं। लालू यादव के चौथे नंबर की जो बेटी हैं रागिनी, उनकी शादी जितेंद्र यादव के बेटे राहुल से हुई है। इस मामले में पहले सीबीआई ने साल 2022 में एक केस दर्ज किया था। हाल ही में सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें 15 मार्च को सभी आरोपियों को पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके बाद अब ये छापेमारी की जा रही है। लालू प्रसाद यादव की बेटी चंदा यादव के पति विक्रम यादव के नाम पर सैनिक फॉर्म भी पहुंची है। करीब 10 लोगों की टीम सुबह 9 बजे से अंदर मौजूद है। लालू प्रसाद यादव की बेटी चंदा यादव के साथ साथ उनके पति और पूरे परिवार से पूछताछ चल रही है। घर के अंदर चंदा यादव, विक्रम यादव और उनके सास ससुर के साथ साथ बच्चे भी मौजूद हैं। केंद्र में यूपीए सरकार द्वारा लालू यादव जब रेल मंत्री थे, आरोप है युवाओं को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। इसके बाद जिन परिवारों ने लालू परिवार को अपनी जमीन दी, उनके सदस्यों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नियुक्त किया गया। तो वीरांगनाओं के समर्थन में सचिन पायलट ने कई बड़े बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं उन्हें कोई नहीं देखता, इस पर जांच होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पैकेज है, जो सरकार की सहायता है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वो सब लोगों को मिली है। इसके अलावा भी अगर कोई मांग थी, उन मांगों को मैं ऐसा मानता हूं कि संवेदनशीलता से अगर हम बैठ के इन बातों को सुनते और किसी भी नागरिक, खासकर ऐसी जो वीरांगना है, जो विधवा है, जिनके पतियों ने देश के लिए शहादत दी है, उन लोगों की बातों को सुनना, संवेदनशील होना और मांगें कितनी जायज़, कितनी संभव हैं, कानूनी, संवैधानिक जो भी मसले हैं वो हम सुलझा सकते हैं, आज नहीं तो कल। लेकिन उनकी बातों को सुनना जरूरी था। आप सभी जानते हैं कि ये तीनों जो महिलाएं हैं, ये मेरे घर भी आई थी, और मेरा घर कोई मेरा नहीं है, सरकार का घर है। वो मेरे पास आई थी, मैंने उनकी बातों को सुना। मेरे घर पे आई, मैंने उनको खाना खिलाया, जूस पिलाया, और बहुत उत्तेजित थी, बहुत दुखी थी। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं कि कारण कोई भी हो, अगर कोई वीरांगना अपनी बात को रखती है, उसकी बात को हम माने या ना माने वो बात का विषय है, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार पुलिस ने किया, जो हमने टेलीविजन में देखा, वो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। वीरांगनाओं का जो पैकेज है, रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर चीनी कंपनियों और भारतीय कंपनियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसी के चलते रूस ने जो है निर्यात कम कर दिया है और कच्चे तेल के निर्यात में कमी करने की वजह से दाम बढ़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च महीने में चीन रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का आयात करने वाला है। वहीं अप्रैल माह में भारतीय रिफाइनरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और नायारा एनर्जी ने रूस के 33 ESPO क्रूड कार्गोज में से 5 को खरीद लिया है। मार्च महीने में भारतीय कंपनियों ने सिर्फ 1 कार्गो को खरीदा था, जो अप्रैल में बढ़कर 5 हो गया है। वहीं नवंबर 2022 में भारतीय कंपनियों ने रूसी कच्चे तेल के 3 कार्गो खरीदे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रैल में डिलीवर होने वाले कच्चे तेल को भारतीय कंपनियों ने दुबई से आयात होने वाले कच्चे तेल के मुकाबले $5 प्रति बैरल कम की दर से खरीदा है। आमतौर पर भारतीय रिफाइनरी रूस से कच्चे तेल की खरीद डिलीवरी के आधार पर कर रही है और इसके तहत तेल बेचने वाले देश को ही तेल के इंश्योरेंस, माल और जहाज का इंतजाम करना होता है। बढ़ती मांग के चलते रूस के कच्चे तेल की कीमतें भी अब बढ़कर $60 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई हैं। भारत और चीन की कंपनियों में रूसी तेल खरीदने को लेकर जारी प्रतिस्पर्धा के कारण डिस्काउंट भी कम हुआ है। मार्च में जहां $8.50 प्रति बैरल का डिस्काउंट मिलता था, वहीं अप्रैल में ये घटकर $6.80 प्रति बैरल हो गया है। बता दें, यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके चलते रूस अपने कच्चे तेल को डिस्काउंट रेट पर बेच रहा है, जिसका फायदा उठाते हुए भारत और चीन ने रूस से होने वाले कच्चे तेल के आयात को कई गुना बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल फरवरी तक भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर करीब 35,000 करोड़ रुपए की बचत की है। बीते वित्तीय वर्ष में भारत का रूस से आयात होने वाला कच्चा तेल कुल आयात का महज 2% था।
था, जो वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही के दौरान बढ़कर 16% हो गया। इस दौरान भारत ने करीब 2 करोड़ टन कच्चा तेल आयात किया, जिसमें से करीब 32 लाख टन कच्चा तेल रूस से आयात हुआ। बीते साल मई में भारत ने रूस से $16 प्रति बैरल डिस्काउंट पर तेल खरीदा, जो कि जून में घटकर $14 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर आ गया। जुलाई में ये $12 और अगस्त में $6 प्रति बैरल पर आ गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।